मतलब जरूरी नहीं कि पर्दे के लिए आप सिर्फ नकाब ओढ़ रही हो तभी वो पर्दा है। अगर घर के अंदर आपको रोक कर रखा जाता है, आप पर रेस्ट्रिक्शन है, तो वो भी एक तरह की पर्दा है। घूंघट भी एक तरह का पर्दा है, जिस तरीके से नकाब ओढ़ने वाली औरत पर्दा नशीन है। तो पर्दे के फॉर्म्स अलग अलग, जिस तरीके से वायलेंस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, विजिबल वायलेंस, इनविजिबल वायलेंस, तो उस तरीके से पर्दा भी विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में वो होती है। मैम ऐसे ही एक स्टीरियोटाइप हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में जाने से मौलाना मना करते हैं कि ख्वातीन नहीं जा सकती कब्रिस्तान में, कुछ स्टीरियोटाइप है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इस्लामिकली थाने में कितनी औरतें आपको मिलेंगी? क्या आप वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू औरतों में डिस्टिंग्विश कर? नहीं। थाना मतलब एक ऐसा स्पेस है कि बहुत मर्दाना स्पेस है, बहुत मैस्कुलिन स्पेस है, वहाँ औरतें वेलकम नहीं की जाती। मतलब मैं अपनी ही बात करूँ कि मेरे लिए मतलब एक दीवानगी थी कि मैं लॉ करूँ, लेकिन मैं लॉ नहीं कर पाई क्योंकि मतलब मैम आज की जैसे हम ख्वातीन को देखते हैं, सब आज की ख्वातीन काफ़ी पहले के दौर से अगर हम देखते हैं काफ़ी एजुकेटेड, सक्सेसफुल हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन मैम हम ये देखते हैं कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्लेटफॉर्म पर बहुत कम है। जैसे कि आप हमारे साथ बैठी हैं, कि आपके साथ भी काफ़ी लेडीज़ होंगी जो यहाँ तक नहीं आ पाएंगी, जिसकी वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगा। कि मुस्लिम ख्वातीन अभी किस वजह से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं। मोहल्ले में गुल की जितनी बदनामी थी, बेटे के लोग उतनी ही इज्जत करते थे, और अक्सर लोगों का मानना था कि खुदा अक्सर ऐसे करिश्मे किया करता है कि शैतान के घर वली और वली के घर शैतान पैदा करता है। तो इसी में मैम अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था कि मस्जिद में जाने के लिए भी लोगों को, औरत को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि हुजूर के टाइम से औरतें मस्जिद जाती थी, नमाज पढ़ती थी। लेकिन आज एक ऐसा स्टिग्मा बना दिया है या स्टीरियोटाइप कि नहीं, मस्जिद का भी जो स्पेस है वो रिजर्व है कहीं ना कहीं मर्दों के लिए। कभी बीवी का इंतकाल नहीं हुआ, कफन मैला नहीं हुआ और शौहर का मन डावाडोल होने लगता है दूसरी शादी के लिए सोच। बट एक लड़की अगर बेवा हो जाती तो पूरी जिंदगी नहीं सोच पाती दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि वो सोचती है कि अच्छा छोटे बच्चे, अच्छा दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और ऐसे ऐसे करके वो पूरी बूढ़ी हो जाती। उस नॉवेल की कैरेक्टर वो पूरी बूढ़ी हो जाती है। मैम अब एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अगर हम देखें कि 10 या 20 साल बाद या जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपको क्या लगता है वो किस लिए हमें याद रखेगी? आदाब and welcome to our episode 2 of series Prominent Women of Women Studies Center in India। आज का एपिसोड हमें बताएगा कि कैसे हर ख्वातीन को सोचना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, उन पर सवाल उठाने चाहिए, और अगर उनको राइट्स दिए गए हैं तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। आज का एपिसोड सिर्फ ये सवाल नहीं है कि राइट्स मौजूद है या नहीं, ये एक सवाल करता है कि अगर मौजूद हैं तो क्या मुस्लिम ख्वातीन उन राइट्स तक समझ पा रही हैं, उन तक पहुंच पा रही हैं, या अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर पा रही हैं। तो इसी राइट्स को बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस फिरदौस अजमत। वेलकम टू अवर शो मैम। मिस फिरदौस अजमत जामिया की प्रोफेसर हैं, जिनका एक बहुत ही बड़ा किरदार है विमेन स्टडीज सेंटर को बरकरार रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू अवर शो। फर्स्टली शुक्रिया तुबा, हमें बुलाने के लिए और हमें याद करने के लिए। आवाज़ ख्वातीन के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें याद किया, और वीमेन स्टडीज़ या वीमेन इशूज़ से रिलेटेड किसी भी बात के लिए मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने ख्याल आप लोगों के सामने जाहिर कर सकूं। शुक्रिया मैम। तो इसी के साथ हम अपना सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल मैम हमारे सामने ये आता है कि जब भी हम विमेन राइट्स या उनके हक की बात करते हैं तो दो चीजें सामने आती हैं। या तो हम ऑपरेशन की बात करते हैं कि विमेन्स पे कैसे अत्याचार हो रहा है, या दूसरी चीज हम बात करते हैं कि दूसरे लोग कहते हैं कि राइट्स तो दिए गए हैं, इस्लाम में सब राइट्स दिए गए। तो जो एक ऑपरेशन से लेकर और जो राइट्स दिए गए हैं उसमें एक बहुत ह्यूज गैप हमें देखने के लिए मिलता है। अगर राइट्स दिए गए हैं तो इतना लिमिटेड ये क्यों है? क्या ये रिलीजन की कमी है, कम्युनिटी की कमी है, या फिर पावर बैलेंस ये मेंटेन करना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया तुबा कि हक तो है, ऐसा नहीं है कि औरतों से जो मुतालिक हक है उसमें किसी तरीके की कमी की गई है। ये अलग बात है कि औरतों को उतने सारे हक नहीं दिए गए जिस तरीके से ओपनली और सारी चीज़ें मर्दों को अता की गई है। लेकिन मुश्किल ये है कि औरतों को जो मर्द से कम ही सही जो हक दिए गए वो उस तक भी उनकी एक तरह से एक्सेस नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है?
क्या वो पैट्रियार्कल सिस्टम जिम्मेदार है या खुद औरतें जिम्मेदार हैं? हमें ये सवाल करने की जरूरत है कि उसके पीछे वो कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है जो कि उन हकूक को, मतलब जो औरतों से मुतालिक जो उनके पहचान है, जो उनके एक स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है, वो औरतों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? एक बहुत बड़ी मतलब इसके एक कमी के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने पहले ही कहा कि हक नहीं दिए गए, हक दिए गए इस्लाम में, कुरान में। और इस्लाम तो जो ये दावा करता है, दावा क्या करता है, मतलब एक फैक्ट भी है कि औरत को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के फॉर्म में वो उसकी आइडेंटिटी को फिक्स करता है कि औरत भी उसी तरीके के इंसान है जिस तरीके से मर्द है। जो पूरी तख्लीक है औरत की, इस्लामिक तस्वर में अगर हम बात करें, जो औरत की पूरी तख्लीक है एक मुकम्मल इंसान के तौर पर है। वो किसी डिपेंडेंट पर्सनालिटी के तौर पर नहीं वहां पर एक तरह से तस्वर की जाती कि उसको मर्द के मातहत, हस्बैंड के या फादर के या बेटे के मातहत उसको रहना है, बल्कि उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है और मर्द की एक अपनी इंडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं बट एक दूसरे पर डिपेंडेंट की यहाँ पर बिल्कुल कोई तस्वर नहीं है। जो गुनाह एक औरत करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबल खुद औरत होगी, जो गुनाह मर्द करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबल खुद मर्द करेगा। जो अच्छे काम वो करेगी उसके लिए सवाब की हकदार भी औरत होगी और जो अच्छे काम करे वो मर्द होगा। एक दूसरे के गुनाह और सवाब के लिए वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। दोनों की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। ऑब्वियस है जब एक सेपरेट आइडेंटिटी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के फॉर्म में औरत को का एग्जिस्टेंस है इस्लाम में, तो वो एक इक्वल जो एंटिटी का जो पूरे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्यों नहीं उभर पाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर गौर करने की बात है कि किस तरीके से वो तमाम वो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से एक्सेस किया जाए। खुद मुस्लिम औरतों को भी सोचने का, मुस्लिम माशरे को भी समझने की जरूरत है। जब भी बात आती है कि मुस्लिम वीमेन बहुत ऑप्रेस है, बहुत दबाई गई है, तो बात होती नहीं, मुस्लिम औरत के पास तो सारे हक है। मतलब आज से 1000 साल पहले दे दिया गया, जबकि दूसरी कम्युनिटी में वो सारे हक उस तरीके से नहीं दिए गए जिस तरीके से मुस्लिम औरतों के लिए। तो इस्लाम एक बहुत रिफॉर्मेटिव रिलीजन के फॉर्म में 6th सेंचुरी में उभर रहा है और औरतों को वो तमाम हक दे रहा है। बट कमी कहाँ रह गई? खुद मेरा मानना है कि खुद कहीं ना कहीं उसके लिए औरत भी जिम्मेदार है, क्योंकि औरत ने अपने आप को एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में, एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी के फॉर्म में खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह जो समझ में आती है कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है कि हक तो आपको मिल जाते हैं बट उन हकूक के बारे में आप खुद कितने अवेयर हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक मुद्दा है जिसको कुछ जानने की जरूरत है। हम थोड़ी देर के लिए लीगल पर्सपेक्टिव से बात करें, कानून की बात करें, जो हमारे विमेन से रिलेटेड कानून है या लॉज है, क्या वो तमाम औरतों तक उसकी पहुंच है? शायद हमारा जवाब आएगा फिर नहीं में, क्योंकि कानून तो बन जाता है बट कानून को इम्प्लीमेंट सोसाइटी पर होता है और सोसाइटी का जो सिस्टम है हमारा वो बहुत पैट्रियार्कल है, बहुत एक जो सोशलाइजेशन हुआ है इस तरीके से कि औरत के मतलब एक जरा की बाइनरी खींच दी गई कि एक मर्द का स्पेस है, एक औरत का स्पेस है। आउटसाइड जो दुनिया है वो मर्द के लिए और इनसाइड जो दुनिया है औरत के लिए। और जो औरतें बाहर जाती हैं, काम करती हैं, फिर जब वो उस सिस्टम को, उस बाइनरी को चैलेंज कर रही है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बात करें कि मुस्लिम औरत की लीगल एंटिटी सिर्फ यही नहीं होती, प्रॉपर्टी में शेयर की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी में जो हक है वो मुस्लिम औरतों को बहुत 1000 साल पहले मिला हुआ था और उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जनरली जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है उस सिस्टम में औरत का जो तस्वुर है एक माइग्रेटरी पोजीशन के तौर पर है, क्योंकि औरत को, लड़की को एक घर से दूसरे घर में जाना है, इसलिए उसके जो स्टेटस है, जो उसके हकूक है वो उस मूविंग कंडीशन में करते हैं। मूविंग कंडीशन से मेरा मतलब है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में उसका हक होना चाहिए, कैश हो, ज्वेलरी हो, इस तरीके की चीज वो लड़कियों के लिए हो। और जो परमानेंट चीजें हैं, जो इमूवेबल चीजें लाइक प्रॉपर्टी, घर, खेत, बाग, ये सारे लड़के के लिए। तो कहीं ना कहीं वहीं पर उनकी पोजीशन को वीक कर देते हैं और बहुत वीक कर देते हैं और उनको डिपेंडेंट कर देते हैं, क्योंकि जो मूवेबल थिंग है वो खत्म होने वाली है और जो इमूवेबल चीज है वो एक परमानेंट पोजीशन है, वो एक परमानेंसी देती है। वो परमानेंसी हमने लड़कों के साथ टैग कर दी है। और मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियों की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन क्या इंडियन मुस्लिम लड़कियों को वो तमाम हक मिले गए? नहीं मिले, क्योंकि जो इंडियन जो पूरा सोशल सिस्टम है वो एक मिरर इमेज है जो हमारे दूसरी को सिस्टर्स हैं, जो हमारे दूसरे को रिलीजन में जो कस्टमरी प्रैक्टिस है
उसका कहीं ना कहीं एक मिरर इमेज मुस्लिम वीमेन भी है। यहाँ पर इंडियन सोशल सिस्टम में एक बहुत रूटेड जो मतलब प्रॉब्लम है वो दहेज की है। एज ए वीमेन स्टडी की स्कॉलर अगर हम बात करें, अक्सर क्लासरूम में भी बात होती थी कि क्या डाउरी अब वो इशू रह गया है जो आज से 10 साल 15 साल पहले होता था। तो एक बहुत मतलब एक तरह से एक वॉइस, एक आवाज ये भी थी जो कह रही थी कि नहीं, आजकल की लड़कियां उन्हें उन सिस्टम को कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया है, इक्वालिटी को एक्सेस करने की राह पर है, और डाउरी अब उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो आज से 10-12 साल। लेकिन अभी जो नए इंसिडेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो तमाम वो जो लॉजिक है उसको वो फेल कर रहे हैं। तो अगर हमने लड़की की प्रॉपर्टी के बारे में सोचा होता, लड़की को हमने एम्पावर करने की कोशिश की होती, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता। लड़कियों के करोड़ों के हम दहेज के बारे में सोच लेते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर बहुत अमीर है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ी देगा, मतलब एक बिग डॉरी के बारे में सोचता है। गरीब है वो भी अपने खेत बाग को बेचकर बट लड़की के दहेज के बारे में सोचता है। वो कभी नहीं सोचता है कि उसी प्लॉट को, उसी खेत को, उसी घर को अगर लड़की को शादी के वक्त उसके नाम कर दे तो शायद वो ज्यादा एम्पावर्ड होगी, उसके पास उसकी अपनी पहुंच होगी उस पर। क्योंकि जो दहेज हम उसको दे रहे हैं वो दहेज उसका कभी नहीं होता है। तो रिलीजन और जो प्रैक्टिस है उसमें डिफरेंस है कि रिलीजन में जो सारे हक दिए गए हैं उनका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। और जो हमारा सोशलाइजेशन हुआ है वो सोशलाइजेशन जो है औरत को एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। औरत को बिल्कुल पावर डायनेमिक्स की बात है यहाँ पर, वहां पर औरत की एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी के फॉर्म में है। क्योंकि जो पूरा घर का जो फैमिली का पावर स्ट्रक्चर है वो मर्द के फेवर में इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज पर उसका कब्जा है और वो उस फैमिली का परमानेंट फैमिली मेंबर समझा जाता है। औरत एक टेम्परेरी होती है। अगर वो शादी करके आई है तो वो वहां के लिए एक तरह से आउटसाइडर उसकी इमेज है। अगर वो उस घर की लड़की है तो वो पराया धन है, उसको दूसरे घर जाना है। तो ऐसी पोजीशन में औरत वो अभी संघर्ष कर रही है, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर संघर्ष कर रही है। वो एक अपनी आइडेंटिटी को तलाश रही है। तो दूसरे सवाल तो उससे बहुत ही इग्नोर हो जाते हैं, ओवरलुक हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि जो हक दिए गए हैं उस हक को आइडेंटिफाई किया जाए, उन लोगों तक उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। लड़कियों को खुद रिलीजन को पढ़ने और समझने की जरूरत है। क्योंकि मुस्लिम माशरे में क्या होता है, नमाज पढ़ना सीख जाती है, कुरान अरबिक में है तो उस अरबिक में उसको पढ़ना अपना एक मतलब कि एक फर्ज समझती हैं। लेकिन उसकी मीनिंग, उसका जो क्या नाम है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है जो रिलीजियस टेक्स्ट की, उसको समझने में कहीं ना कहीं औरतें क्या मर्द भी उसको नाकाम है। वो चाहे जितना कह ले कि इस्लाम में औरत की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, लेकिन जो इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो वो भी उसी तरीके से सेकंड क्लास पोजीशन में फिक्स है कि भाई के बाद बहन का घर में जगह है और हस्बैंड के बाद बीवी का है। हस्बैंड और बीवी इक्वल नहीं हो सकते, दोनों के मतलब सब कुछ अलग है। मैम ये पावर डायनेमिक्स का रोल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट। और पावर डायनेमिक्स बनाता कौन है? पावर डायनेमिक्स बनाता ही वो पूरा जो प्रॉपर्टी का जो पूरा खेल है ना। प्रॉपर्टी एक मतलब हमने किस तरीके से सिस्टमेटिक हाफ पॉपुलेशन को पावरफुल बनाकर रखा है और हाफ पॉपुलेशन को उससे हमने डिप्राइव, आधी आबादी उससे डिप्राइव है। तो वो उस पावर डायनेमिक्स में प्ले ही नहीं कर पा रही, वो नेगोशिएट नहीं कर पा रही है। एक बहुत बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि वो नेगोशिएट नहीं कर पा रही है और वो एक परपिचुएट वायलेंस को टॉलरेट करने के लिए मजबूर है। क्योंकि अगर वो शादी करके घर में आती है, अगर हस्बैंड की जो भी टॉर्चर, जो भी प्रॉब्लम है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहाँ जाएगी? जो उसका अपना मायका है, जो वो घर वाले हैं, वहां पर तो उसके भाई का हक है। जो उसकी भाभी आई हैं वो वहां की परमानेंट मेंबर मानी जाएंगी, बट ये लड़की नहीं मानी जाएगी। मैम इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विमेंस का रोल भी काफी होता है। सपोज अभी जैसे ट्विशा शर्मा या कोई भी केस हम देखें तो ये जब भी स्टार्ट होता है तो ये बात करते हैं कि ठीक है थोड़ा सह लो। बिल्कुल। जितने भी मतलब ये केस हुए हैं जिस तरीके से, स्पेशली जब हम डाउरी बर्निंग की या डाउरी डेथ्स की बात करते हैं तो सारे केस में एक कॉमन फैक्टर जो आता है कि ऐसा नहीं होता है कि अलार्मिंग बेल पहले नहीं आई है, वो बहुत पहले आ जाती है। लेकिन जो फैमिली होती है
वो जाने कि इस प्रेशर में अपनी ही बेटी की आवाज को नहीं सुन पाते और उसको कहते हैं कि ये सब तो होता है, छोटी छोटी चीजें तो हर घर में चलती। वो छोटी छोटी चीजें कब जहर बन जाती हैं, कब वो एक्सप्लोजन का फॉर्म ले लेती हैं, कोई पता नहीं चल पाता है कि 10 मिनट में उस लड़की की डेथ हो गई और फोन पर बात करा और फोन के बाद 10-15 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो पेरेंट्स भी होते हैं ना, कि नॉर्मलाइज करना, वायलेंस को नॉर्मलाइज करना। वायलेंस का फॉर्म सिर्फ हमेशा फिजिकल नहीं होता, वायलेंस वर्बल होता है। वायलेंस जो होता है, साइलेंट वायलेंस बहुत खतरनाक होता है। वो साइलेंट वायलेंस एक औरत पूरी जिंदगी सहने के लिए मजबूर की जाती है। लड़के 19वीं सेंचुरी के एक नॉवेलिस्ट मौलवी नजीर अहमद, उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी अय्यामा, जिसमें बेवाओं के निकाह के ऊपर। उस नॉवेल का एक डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है कि अभी बीवी का इंतकाल नहीं हुआ, कफन मैला नहीं हुआ और शौहर का मन डावाडोल होने लगता है, दूसरी शादी के लिए सोचता। बट एक लड़की अगर बेवा हो जाती है तो पूरी जिंदगी नहीं सोच पाती दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि वो सोचती है कि अच्छा छोटे बच्चे, अच्छा दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और ऐसे ऐसे करके वो पूरी बूढ़ी हो जाती है। उस नॉवेल की कैरेक्टर वो पूरी बूढ़ी हो जाती है, शादी नहीं करती, ना उसके बच्चे हैं, ना कुछ, यंग एज पर 14-15 एज पर वो बेवा हो जाती है। बट लास्ट तक वो सोचती है दुनिया क्या कहेगी। बट एक लड़का जो होता है, मर्द, अगर जिसको कहेंगे कि उसकी बीवी खत्म हो जाती है तो बीवी का कफन मैला नहीं होता है, वो शादी कर लेता है। जिस तरीके से घर के बर्तन बदले जाते हैं, जिस तरीके से जिस्म की कमीज चेंज करते हैं, उस तरीके से बीवी चेंज की जा सकती है। बट एक औरत उसको नहीं सोच पाती है ना। तो बहुत सारे हमारे जो कस्टम है, जो प्रैक्टिस है, उसमें औरत को बहुत मार्जिनलाइज करके, ये एक सिर्फ थ्योरी की बात हो गई कि औरत को बहुत सारे हक दिए गए हैं, ये दिए, बट इन प्रैक्टिस कहाँ है, वो जानने की जरूरत है। मैम, जैसे आप हक की और उसकी बात करी है कि एक जेंडर डिवीजन या फिर बता दिया गया है कि पर्सनल स्पेस जो है औरतों के लिए रिजर्व है और ये पब्लिक स्पेस मर्दों के लिए। तो इसी में मैम अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था कि मस्जिद में जाने के लिए भी लोगों को, औरत को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि हुजूर के टाइम से औरतें मस्जिद जाती थी, नमाज पढ़ती थी। लेकिन आज एक ऐसा स्टिग्मा बना दिया है या स्टीरियोटाइप कि नहीं, मस्जिद का भी जो स्पेस है वो रिजर्व है कहीं ना कहीं मर्दों के लिए। मैंने कभी नहीं देखा कि एक लेडीज जा रही हो अपना काम छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए। तो इस पर मैम आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो बात है, इसमें भी हम फिर से वही कहेंगे कि रिलीजन क्या कहता है और प्रैक्टिस क्या कहती है, दोनों में बहुत डिफरेंस। जिस तरीके से हक औरत को दिए गए हैं इस्लाम में, बट जो प्रैक्टिस में अगर हम बात करें तो वो चीजें, वो उसकी एक्सेस वहां तक नहीं है। सेम चीज यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए या मस्जिद में या जो भी पब्लिक प्लेस है, वहां पर एक्सेस की कहीं पर ये मना नहीं है कि औरत यहाँ जा सकती है, वहां नहीं जा सकती। इट मीन्स कि वो हर एक काम, उसके ऊपर तमाम फर्ज उसी तरीके से दिए गए जिस तरीके से एक मर्द को दिए गए। जैसे 30 रोजा रखना मर्द पर फर्ज है, वैसे ही 30 रोजा रखना औरत के लिए भी फर्ज है। जैसे 5 वक्त नमाज मर्द पर फर्ज की गई, उसी तरीके से 5 वक्त की नमाज औरत के ऊपर फर्ज की गई। तो वहां जो फर्ज है, वहां वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। बस एक थोड़ा सा वहां पर है कि जमात के साथ औरत को नमाज पढ़ने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिसका कि हमेशा से मिसयूज करता है। अच्छा, औरत के लिए तो जमात से नमाज पढ़ना कोई फर्ज नहीं है, कोई किसी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं है। औरत को मस्जिद में जाने से इस्लाम में तो बिल्कुल ही नहीं रोका गया। इन प्रैक्टिस में ये डिपेंड करता है कि किस लोकेलिटी, किस रीजन से आप हैं, रोका नहीं जाता। लेकिन चूंकि वो एक सोशलाइजेशन इस तरीके से होता है कि मस्जिद जो पब्लिक प्लेस है वो मर्दों के लिए, वो जेंडर ज्योग्राफी हमारी जो है वो कम्प्लीटली एक तरह से बहुत फिक्स है कि यहाँ पर औरत जा सकती है, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ मर्द होते हैं और औरत को यहाँ नहीं आना चाहिए। तो उस जेंडर ज्योग्राफी में औरत उस तरीके से नहीं कंफर्टेबल होती और वो नमाज के लिए नहीं जाती है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मस्जिद में कोई औरत जाकर नमाज पढ़ने लगेगी तो उसको मना किया जाएगा, रोका जाएगा। जामिया में भी मस्जिद है और लड़कियां जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं। सेम तरीके से मुजीब बाग में मैं रही हूँ, जो जामिया टीचर्स का जो कॉलोनी है, वहां पर भी मस्जिद में पूरे रमजान में औरतें तरावी की नमाज पढ़ती थी। तो हमें नहीं लगता कि रेस्ट्रिक्शन है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे चाइल्डहुड की जो मेमोरी मतलब याद दिलाती है, आंटी की एक फ्रेंड थी, उनकी मदर थी, तो वो एडीओ की पोजीशन है ब्लॉक में, तो वहां पर थी। तो वो सारी नमाज अपनी जमात के साथ मस्जिद में पढ़ती थी, नकाब ओढ़ती थी, नमाज पूरी सारी नमाज वो मस्जिद में पढ़ती थी। और वो सारे मर्द होते थे, इमामत भी मर्द के हाथ में, मर्द ही मस्जिद में, ऑब्वियस है कि मर्द ही जाते थे, वो अकेली औरत जाती थी, लेकिन उनको कोई निकाल थोड़ी सकता था। जब औरतें जाना शुरू कर दे तो हमें नहीं लगता कि कोई मना करेगा। मजहब में बिल्कुल मना नहीं है,
तो मैम एक होता है कि जेंडर रोल ने भी शायद विमेन को कहीं ना कहीं कन्फाइन कर बिल्कुल दिया यही है, कि यही वो वजह नहीं, वो खुद कि भी नहीं जमात जाना में, जमात के टाइम में मतलब उसके दूसरे काम होते हैं, क्योंकि औरत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो शायद उसको रोकती होगी कि फजर के नमाज के टाइम में उठकर जाना, नमाज पढ़ना, जोहर के टाइम जाना, असर के टाइम जाना। तो लेकिन इसके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मुझे नहीं लगता कि मर्द होंगे, ये खुद औरत की जिम्मेदारी है और उसको सोचना चाहिए इस बारे में। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई उनको मना करता है। मैम ऐसे ही एक स्टीरियोटाइप हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में जाने से मौलाना मना करते हैं कि ख्वातीन नहीं जा सकती कब्रिस्तान में, कुछ स्टीरियोटाइप है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इस्लामिकली कब्रिस्तान इंटरेस्टिंगली जो मतलब मैं इस पर कहूंगी, कब्रिस्तान के लिए भी मना नहीं है, क्योंकि जो अब्राहमिक रिलीजन है, स्पेशली अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम में, तो दोनों जगह पर जो मौत को एक रियलिटी के फॉर्म में एक्सेप्ट करने की बात है। और ऐसा नहीं है कि मौत सिर्फ मर्द को आएगी, औरत को नहीं आएगी। तो अगर औरत को भी मौत आनी है तो उसको भी उस रियलिटी से रूबरू होना चाहिए। कब्रिस्तान तो जाते रहना चाहिए, वैसे भी जाना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि एक दिन हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो मना नहीं है बिल्कुल। पहली बात तो जैसे बाइबल में भी अगर हम बात करें तो वहां भी नहीं मना है, यूरोपियन कंट्री में सब जाती हैं ग्रेवयार्ड पर। सिमिलरली अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी औरत को ग्रेवयार्ड पे जाना, कब्रिस्तान में जाना बिल्कुल मना नहीं है। हाँ, जो मैयत की जो जनाजा जो होता है, जनाजे की नमाज, क्योंकि ये वही बात आ गई ना, जैसे मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना मर्द के लिए ऑब्लिगेटरी है बट औरत के लिए ऑप्शनल है। सेम टाइम जो ये जनाजे की नमाज है तो वो एक चीज हो सकती है, बट हमें नहीं लगता कि कोई अगर मौत में या कब्रिस्तान पे जाएगा तो इसको रोका जाएगा। इस्लामिक जो पूरा कॉन्सेप्ट है कब्रिस्तान में जाने को, वो बिल्कुल मना नहीं करता है, क्योंकि बार बार इस्लाम में बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है कि पेशेंस की बात करता है, सब्र की बात करता है। प्री अरब जो सोसाइटी थी उसमें औरतें कब्रिस्तान में जाकर बहुत रोना और मतलब कपड़े फाड़ना, इस तरीके का जो एक मातम वाली पूरी सिचुएशन क्रिएट कर देना, जो कि इस्लाम में बिल्कुल क्लियर कट मना है। तो इस वजह से ग्रेजुअली जो देखेंगे कि धीरे धीरे कब्रिस्तान में औरतों का जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगती गई या एक तरह से डिस्करेज किया गया। लेकिन अगर कोई पीसफुली जाता है और वहाँ फातिहा पढ़ता है, दुआ करके वापस आ जाता है तो उसमें मना नहीं है। मैं खुद जाती हूँ, मतलब जो हमारे मतलब नानी के हमारे घर के पास ही हम लोग का जो आबाई कब्रिस्तान है, अपने फादर के कब्रिस्तान पे हमारी खाला लोग जब आती हैं तो मतलब वहाँ पर सब जाती हैं। हमें तो नहीं लगता कि कभी कोई रोका जाता है कब्रिस्तान में जाने से, क्योंकि मौत हकीकत है और उस हकीकत को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ये इस्लाम बताता है हमें। मैम आपने अपनी बुक में भी जो किस्सा आप कब्रिस्तान का बता रही हैं, तो आपने जो बुक में लिखा है मैं चाहती हूँ कि आप उसे पढ़ें, वो काफी अच्छा है और लोगों को जरूर पसंद आएगा। गुल वहां से सीधा कब्रिस्तान की जानिब निकल गई। इशा की नमाज के लिए नमाजी मौला अली दरगाह में जा रहे थे। रास्ते में कोई गुल को हिकारत से देखकर लानत भेजकर आगे बढ़ रहा था तो कोई तौबा करके निकल रहा था। उनकी तौबा सुनकर गुल ने भी लड़खड़ाती चाल से चलते हुए जोर जोर से अल्लाह तौबा का विर्द करना शुरू कर दिया। दरगाह मौला अली दरियाबाद के कब्रिस्तान के अंदर है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसके अंदर न सिर्फ दरगाह बल्कि एक कदीमी मस्जिद भी है जहाँ 5 वक्त की नमाजें होती हैं। फिर शब बारात में यहाँ काफी रौनक होती है। पूरी रात रोशनी का इंतजाम, हर कब्र पे उनकी लोहा की मोमबत्तियों से पूरी मजार को रोशन करने के बाद फातिहा पढ़ते हैं और ये सिलसिला सुबह फजर की अजान तक चलता रहता है। संजीदा की माँ की कब्र भी वहीं एक कोने में गूलर के दरख्त के नीचे थी। अहमद ने मगरिब के बाद ही गूलर के पेड़ के नीचे एक बड़ी मोमबत्ती और 2 छोटी मोमबत्तियां कब्र पर लगा दी थी। फातिहा के बाद वो काले दाढ़े के कब्रिस्तान में बड़े नाना और नानी की कब्र को मुनव्वर करने के बाद वापस मौला अली की दरगाह में आया। गेट के करीब पहुंचकर उसकी नजर जमीन पर पड़ी औरत पे गई जो मुस्तकिल अल्लाह तौबा तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और निगरान कब्रिस्तान बार बार उसे भगा रहा था और कह रहा था, कम से कम आज के दिन तो होश में रहे अल्लाह की बंदी, कुछ शर्म कर। गुल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आजीजी के साथ कह रही थी, मुनव्वर भाई मुझे अंदर जाने दो, अम्मी के साथ खाक में मिलने दो,
वो लड़खड़ाती आवाज में जोर जोर से हक अल्लाह का नारा बुलंद करने लगी। गुल बार बार दीवार पर सर पटकने लगी। कुछ दूर पर अहमर ये सारा वाकया देखकर सारा तमाशा देख रहा था। आज उसे पहली बार खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। साथ ही वो बहुत परेशान था कि कैसे मदद करे। इस हालत में नशे के में धुत एक औरत को तो कोई अंदर दाखिल न होने देगा। दूसरी जानिब उसके अंदर का बेटा तड़प रहा था कि कैसे अपनी माँ को उसकी माँ से मिलाए। उसकी रूह तक रो रही थी कि अल्लाह किस इम्तिहान में उसे डाल दिया। ईमान कहता है ऐसे शख्स से बिल्कुल तर्क ताल्लुक करो जो लगातार दीन के रास्ते से भटका हुआ रहे। बेटे का दिल कहता है इस दीन में माँ के लिए जगह बनाओ कि जिस हाल में वो इबादत करना चाहती है करे, इसमें कोई हायल न रहे। अजीब सी जहनी, नफ्सियाती और मजहबी कश्मकश में मुब्तला होने के बावजूद उसने फौरन बढ़कर अम्मी को सहारा दिया और गेट के अंदर लेकर उन्हें बढ़ा। मुनव्वर ने गुस्से में उन्हें रोकने की कोशिश की, पर अहमद ने मुनव्वर को वहीं रोकने का इशारा कर दिया और वो भी वहीं रुक गए। मोहल्ले में गुल की जितनी बदनामी थी, बेटे के लोग उतनी ही इज्जत करते थे और अक्सर लोगों का मानना था कि खुदा अक्सर ऐसे करिश्मे किया करता है कि शैतान के घर वली और वली के घर शैतान पैदा करता है। अहमद के जज्बात का ख्याल करके मुनव्वर वहीं रुक गया। दिल ही दिल में बड़बड़ा रहा था, अब तो अल्लाह माफ करे, कहीं ये अंदर जाकर भी बखेड़ा ना करे। गुल पलट पलट कर मुनव्वर को हिचकी ले लेकर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो अंदर कुछ न करेगी। मुनव्वर भाई, हम अंदर दरगाह की तरफ बिल्कुल न जाएंगे, बस अम्मी की मजार पर कुल पढ़ के आ जाएंगे। गुल को कांधे से सहारा देते हुए अहमद आगे बढ़ गया। अम्मी की मजार पर पहुंचते हुए गुल पर तो जैसे दीवानगी तारी हो गई। उसने कब्र की तरफ रुख करके बोलना शुरू किया, अम्मी देखिए कितना बड़ा हो गया है अहमद, बिल्कुल मेरे बरक्स। कॉन्वेंट स्कूल नहीं गया ना, आहिस्ता से बोली, अंग्रेजी स्कूल भेजने की हमारी हैसियत भी न थी। इस्लामिया स्कूल में पढ़कर बिल्कुल मौलाना जैसी बातें करता है। फिर आहिस्ता से, बहुत परेशानी थी ना आपको मेरी शराब से, देखो मैंने बेटे को बिल्कुल छूने न दिया। जोर जोर से हंसते हुए, बिल्कुल पक्का मुसलमान है, मेरी तरह विलायती नहीं। मैम, इसी कहानी में अगर हम रोल चेंज करें, यहाँ पर बोलते हैं कि लड़का शराब पीता है और लड़की बहुत नमाजी है, तो उस कंटेक्स्ट में मैम क्या अलाउ होगा लड़के को जाना? लड़के जाते हैं मतलब उसका शराब का जो एक स्टिग्मा मैम लगाया है कि वो शराबी है इसलिए उसको कब्रिस्तान जाने नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम इसी पर, क्योंकि ये जो मेरा पूरा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमने किसी रियल मर्द के कैरेक्टर से ही इंस्पायर होकर ये किया था। और हमने मतलब उनको देखा था कि वो अपनी माँ की मजार पे जाकर और वो इस तरीके से शोर शराबा करते थे। तो बिल्कुल मर्द को जाने दिया जाता है और कोई नहीं रोकता है कि भाई मजार पे गया है अपनी माँ के पास, थोड़ा बैठेगा, उसको दिल को सुकून मिलेगा, माँ के वालिदैन के पास बैठेगा, सुकून मिलेगा। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी जेंडर, एक तो औरत और उस पर से शराब पी हुई, तो वो मतलब कहावत है ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली कहावत यहाँ पर हुई। कब्रिस्तान में जाकर शोर मचाने से मना है। यहाँ तक है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 दिन से ज्यादा मतलब एक तरह से मातम नहीं करना चाहिए, कि किसी की भी मैयत हो बस 3 दिन की ही होती है। उसके बाद फिर एक नॉर्मल रूटीन में कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर एक इंसान को मौत का जायका लेना है। और वो तभी आपको पता चलेगा जब कब्रिस्तान में आप बराबर विजिट करते रहे, जाते रहे। और इस चैप्टर को लिखने के लिए मुझे इंस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं कब्रिस्तान से ही मिला, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो कब्रिस्तान के ठीक सामने है। तो मैं अक्सर जब छत पर वहां पर जाड़े के दिन में धूप में वहां पर खड़ी होती तो सामने ठीक कब्रिस्तान ही होता, और मतलब वो मेरे जहन में एक तस्वीर से कहीं ना कहीं फिक्स हो गई थी कि यही तो हकीकत है, यही तो रियलिटी है। फिर हम लोग उसको लिटरेचर का पार्ट क्यों नहीं बनाते, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर जो हुआ है कैरेक्टर हमारा, और जो ग्रेवयार्ड का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो इन सब चीज़ों से है। मैम, आज की जैसे हम ख्वातीन को देखते हैं, सब आज की ख्वातीन काफ़ी पहले के दौर से अगर हम देखते हैं काफ़ी एजुकेटेड, सक्सेसफुल हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन मैम हम ये देखते हैं कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्लेटफॉर्म पर बहुत कम है। जैसे कि आप हमारे साथ बैठी हैं, कि आपके साथ भी काफ़ी लेडीज़ होंगी जो यहाँ तक नहीं आ पाएंगी, जिसकी वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैम ऐसी क्या वजह है, क्या वो पर्दा है या सोशली कि वो थोड़ा हेजिटेंट है अभी, कि मुस्लिम ख्वातीन अभी किस वजह से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं? ये रिप्रेजेंटेशन की जो बात होती है या
एक तरह से प्रेजेंस की बात करें, एक ओमनी प्रेजेंट की बात करें तो ज्यादा बेहतर है कि हर जगह एक्सेस होनी चाहिए औरत की। जिस तरीके से मर्द हर जगह फ्रिक्वेंटली जा सकता है उस तरीके से औरत की क्यों नहीं। औरत जो मुस्लिम औरत है, इंडियन मुस्लिम औरत की अगर हम बात करें, इंडियन मुस्लिम औरत तो एक तरह की डबल पैट्रियार्की की बहुत बड़ा मतलब एक शिकार रही है। डबल पैट्रियार्की, एक तो वो एक मतलब वो अपने घर के जो एक पूरा एक सोशल सिस्टम है उसकी ऊपर से जो एक मतलब एक पूरा उसको लेकर एक स्टीरियोटाइप इमेज है, उससे भी कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी उन सबको लेकर इतनी ज्यादा इनसिक्योर है कि वो हर वक्त इसी टेंशन में और इसी उसमें रहती, कोई ऐसी बात ना होने पाए जिससे कि कोई मुश्किल खड़ा आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो औरत के लिए एक बहुत बड़ी रोक हो जाती है मुस्लिम औरत के लिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि इसको हम किसी कम्युनिटी आइडेंटिटी में बांध कर देखें। औरत तो औरत है ना, और जब तक हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो पैट्रियार्की है वो हर रिलीजियस ग्रुप के लिए है, वो ऐसा नहीं कि मुस्लिम औरत के लिए अलग तरीके की पैट्रियार्की है और दूसरी कम्युनिटी की औरत के लिए अलग तरीके की। तो अगर हम उसको कम्युनिटी में डिवाइड करके देखते रहेंगे इशू को, तो कभी हम एक यूनिफॉर्म इशू पर आ ही नहीं पाएंगे। मुस्लिम वीमेन के स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पर्दा, काफी लड़कियां नहीं आती कि नहीं आवाज, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुस्लिम औरतें पर्दे की वजह से नहीं आ रही। क्या दूसरी कम्युनिटी में वो मतलब एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है? मतलब जरूरी नहीं कि पर्दे के लिए आप सिर्फ नकाब ओढ़ रही हो तभी वो पर्दा है। अगर घर के अंदर आपको रोक कर रखा जाता है, आप पर रेस्ट्रिक्शन है, तो वो भी एक तरह की पर्दा है। घूंघट भी एक तरह का पर्दा है, जिस तरीके से नकाब ओढ़ने वाली औरत पर्दा नशीन है। तो पर्दे के फॉर्म्स अलग अलग, जिस तरीके से वायलेंस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, विजिबल वायलेंस, इनविजिबल वायलेंस, तो उस तरीके से पर्दा भी विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में वो होती है। तो एक ओवरऑल औरत की अगर हम बात करें, लड़कियों की बात करें, तो उन पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी मोबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शंस है, उनका सोशलाइजेशन इस तरीके से हुआ है कि जो एक बाइनरी है उसमें जो डोमेस्टिक स्फीयर है उसको उन्होंने नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया है ना। और जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो पब्लिक स्पेस है, जेंडर ज्योग्राफी वो कंप्लीटली जो डोमिनेटेड है मर्दों की। आप थाने जाइए, थाने में कितनी औरतें आपको मिलेंगी? तो क्या आप वहां पर मुस्लिम और हिंदू औरतों में डिस्टिंग्विश कर? नहीं। थाना मतलब एक ऐसा स्पेस है कि बहुत मर्दाना स्पेस है, बहुत मैस्कुलिन स्पेस है, वहां औरतें वेलकम नहीं की जाती। थाने अदालत जाने वाली औरतों को मतलब बहुत डेविएटेड किस्म की औरत समझा जाता है। ये बहुत सेकंड क्लास। कचहरी चली जाइए, आप टाउन एरिया में देखिए, तो टाउन में तो आपको वीमेन एडवोकेट भी नहीं मिलेगी। मतलब मैं अपनी ही बात करूं कि मेरे लिए मतलब एक दीवानगी थी कि मैं लॉ करूं, लेकिन मैं लॉ नहीं कर पाई क्योंकि वही मतलब वही हाँ स्टिग्मा था। नहीं, लॉ करके क्या करोगी? मेरे लिए वो दीवानगी थी मेरी कि मेरे हर कैरेक्टर में, हर नॉवेल के हर कैरेक्टर में मेरा जो विमेन कैरेक्टर है वो लॉयर होती है। मतलब एक शायद मेरे अंदर का जो फेलियर है वो उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है, दिखता है। कोर्ट कचहरी का मैम चक्कर भी बेकार, बहुत तो मतलब वही मैं जो जेंडर ज्योग्राफी की बात कर रही थी ना, हमारी जो जेंडर ज्योग्राफी है वो बहुत ही फिक्स्ड है, वो बहुत ही स्टीरियोटाइप है कि औरत यहाँ, औरत इस वक्त निकल सकती है बाहर, इस वक्त नहीं निकल सकती। मतलब शाम के टाइम, नाइट टाइम, ये सब बिल्कुल नहीं वेलकम किया जाता। मैम एक इस जब हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो आज के स्पेस में मैम हम देख रहे हैं कि डिजिटली विमेन्स अभी भी बहुत एक्सक्लूडेड है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के 10 या 15 साल बाद एक कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर देगा एक सोशल डिजिटली एक्सक्लूजन का, मेनली मुस्लिम विमेन के लिए? डिजिटल एक्सेस से आपकी मुराद ये कंप्यूटर और इन सब चीजों से है, मतलब इंटरनेट का जो कनेक्टिवनेस, और कि आप इसको कह सकती हैं कि एक्सक्लूड करेगा, मुझे थोड़ा इस पर डाउट है। क्योंकि जिस तरीके से आप आज के डेट में हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में इंटरनेट का कनेक्शन देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा इस पर डाउट है आपके डेटा पर कि औरतें ज्यादा एक्सक्लूडेड हैं। लाइक हाँ, जितनी फ्रिक्वेंटली मर्दों के हाथ में उतनी औरतों के, मतलब कि डिजिटल जो एक्सेस है वो आप इसको बहुत पॉजिटिव ही फॉर्म में क्यों देख रही हैं? उसके बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। तो जितना ही जो जिससे दूर है अभी तक, तो हम तो कहते हैं कि वो तो ठीक है कि दूर है। अगर वो पॉजिटिव ही इसकी एक्सेस है, यूज हो रहा है और लड़कियां उससे एक्सक्लूडेड है, तो वाकई ये उनका लॉस है। और अगर उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो ज्यादा नजर आ रहा है वो है, तो ठीक है, लड़कियां सेफ है वहां पर। जी मैम। मैम इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारे पास कुछ ऐसे हक या कुछ ऐसे राइट्स की डिमांड आएगी, जैसे कुछ टाइम के बाद अगर हम देखें, जो इस्लाम में ऑलरेडी विमेंस को दिए हैं लेकिन अभी भी उन राइट्स के बारे में बात नहीं होती है,
और इन फ्यूचर उनके बारे में होगी या होनी चाहिए? ऐसे कोई से हक मैम आपको लगते हैं? जैसे मैम इनहेरिटेंस का दौर चलता है कि पहले इनहेरिटेंस का चला, अब ट्रिपल तलाक का, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो था भी नहीं इस्लाम में, तो आगे आने वाले कोई ऐसे हुकूक हैं जो इस्लाम ने बहुत पहले दे दिए लेकिन बात अक्सर बहुत देखिए, कम ट्रिपल तलाक और उससे तो हम एग्री नहीं करते कि वो एक तो इस्लामिक वही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो खत्म हुआ है, वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जो बात थी, तो वो खत्म हुआ है तो ठीक हुआ, उसमें कोई मतलब बात नहीं, क्योंकि उसमें कुरानिक वैल्यू उसकी कोई वो नहीं थी, सिग्निफिकेंस नहीं थी उसकी। जो तलाक इस्लाम में बुरा समझा गया और उस तलाक को अगर ख़त्म किया गया, इनवैलिड किया गया, तो कोई बुरी चीज़ उसमें थी, तो सिर्फ ये थी कि जो पनिशमेंट का था, वो पनिशमेंट थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते आप रिलेशनशिप को। लेकिन हाँ, इनहेरिटेंस राइट्स के लिए मैं इसको ज़रूर कहूँगी, बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि ये एक ऐसा हक है जो 1000 साल पहले ही कुरान में, इस्लाम में, शरीयत लॉ में लड़कियों को दिया गया है, लेकिन आज भी वहाँ पर मतलब एक तरह से हम 0% नहीं कहें, लेकिन हाँ बहुत ही कम परसेंट है उसकी एक्सेस नहीं है लड़कियों की। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, वो तो अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। दूसरी जो हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस है, वो इतनी रूटेड है कि वो इसके रास्ते में बहुत बड़ा हाइल है, क्योंकि हम जो घर चलाते हैं वो घर शरीयत लॉ से नहीं चलाते। हमारा जो घर का निज़ाम है वो कम्प्लीटली कस्टमरी लॉ से होता है, और कस्टमरी लॉ में औरत का जो मतलब पोजिशनिंग है वो सेकंड क्लास है। और इसमें जो हर चीज रिसोर्सेज पर एक्सेस है वो हमने कम्प्लीटली एक्सक्लूसिवली मर्दों को दे रखा है। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जिस दिन मुस्लिम औरतों ने ये अचीव कर लिया कि जो उनको राइट दिया गया है कुरान में, उस राइट को पालें। एक्चुअली जो इस्लाम में निकाह का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, निकाह नामे के साथ एक एग्रीमेंट की भी बात करता है, और जो निकाह होता है, जो मैरिज होता है, वो औरत की कंडीशन पर होना चाहिए, क्योंकि जो औरत की इजाजत है, औरत की जो मर्जी है, वो पहले पूछी जाए, लड़की की जो मर्जी है। यहाँ तक कि पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें, अवध एरिया की, लखनऊ और अवध एरिया की बात करें, जहाँ पर कि मुगल सल्तनत या जो रॉयल स्टेट है वहाँ पर थे, ये प्रैक्टिस बहुत ही मतलब कि 19th सेंचुरी तक तो बहुत ही कॉमन थी कि निकाह नामे के साथ एक इकरार नामा भी होता था। इकरार नामा जिसको कि एग्रीमेंट कहते हैं, कि उस निकाह नामे के साथ एक पूरा इकरार नामा होता था, और उस इकरार नामे में बाकायदा पूरी वो सारी शर्तें लड़की की लिखी होती थी कि लड़का दूसरी शादी, क्योंकि 19th सेंचुरी का जो फ्यूडल सिस्टम था वहाँ पॉलीगैमी मतलब बहुत फ्रिक्वेंट थी, और वो दोनों कम्युनिटी के लिए थी। आप ये नहीं कह सकती कि एक्सक्लूसिवली ये मुस्लिम सोसाइटी का था, दूसरी सोसाइटी के लिए भी था। तो लड़की वहां पर शर्त लगाती है कि उसके रहते उसका हस्बैंड दूसरा निकाह नहीं कर सकता। सेकंड होती थी उसे तलाक, मतलब ये जो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, उसे मतलब एक तरह से वन साइडेड तलाक या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। उसके खर्चा पानदान का मतलब महीने का वो लड़का देगा। वो यहाँ तक कि अवध की जो बेगम थी, वो तो 5-5 हजार तक की, मतलब फिर सोचिए उस जमाने में 5,000 रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। तो खर्चा पानदान के नाम पर, मेवाखोरी के नाम पर, यहाँ तक कि जो 19th सेंचुरी में पूरा जुडिशियल सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, वो इसको एक्सेप्टेंस दे रहा है एग्रीमेंट को, इकरारनामे को। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, और शर्त ये भी लगाती थी कि जो शादी में जो सारे जेवर और जो सारे सामान हमको मिले, चाहे मायके से या ससुराल से, उस पर पूरी एक्सेस जो होगी, वो पूरा कंट्रोल वो हमारा होगा, उसे कोई दूसरा टच नहीं कर सकता। उसके आगे की भी हम शर्त बताओ। उसके आगे की शर्त ये होती थी कि शादी के बाद जो है मैं मतलब अपने ससुराल में नहीं रहूंगी, अपने मायके में रहूंगी। और इस पर कोर्ट केस भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़की ने जब वो सारी शर्तें लिखवा ली हैं, तो वो नेगोशिएट कर सकती, भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारे इकरारनामे में लिखा ही नहीं है। फिर वहां पर आप उसको मतलब एक तरह से ऑफेंसिव एक्ट में आ जाएगा कि वायलेट कर रहा है वो उस राइट्स को, वो लड़की को वो वायलेट कर रहा है। लेकिन आज के डेट में देखिए तो कोई इकरारनामे के बारे में जानते ही नहीं। इवन जहां पर ये प्रैक्टिस में था पुरानी दिल्ली में, मैंने किसी से 10-15 साल पहले पुरानी दिल्ली की किसी साहब से बात की कि क्या वहाँ इकरारनामा प्रैक्टिस में, तो उन्होंने कहा भाई इकरारनामा आज लड़कियां करेंगी तो अपने घर में ही बैठी रह जाएंगी। अब वो इकरारनामे की प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म। बट हम बार बार ये कहेंगे उसकी लीगल सैंक्टिटी भी मिली हुई थी, यानी कॉलोनियल जुडिशियल सिस्टम में। दैट्स इंटरेस्टिंग मैम। और हमें लगता है कि निकाहनामा और ये जो इनके क्लॉज हैं, ये हर लड़की को आज के टाइम में पढ़ने चाहिए। लेकिन मैम ऐसा पता ही नहीं रहता, लड़कियां बस वो रोती हुई साइन कर देंगी, रोती हुई साइन कर देंगी, अपना ही निकाहनामा
खुद हमने अपना नहीं और देखा है, contrary- खुद हमने अपना नहीं देखा है, तो मतलब कॉन्ट्ररी बात ये है कि जिस दिन उसकी शादी हो रही है उस दिन निकाहनामा उसके सामने आ रहा है। क्या ऐसा प्रोविजन था पहले कि ना कंडीशन है, बस एक साइन के बस लिए? साइन करने, वही तो मैं बोल रही हूँ नहीं कि आज एक तरह से बहुत सिंबॉलिक हो गया है। और खासतौर से जो महर, जिसको बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के बात में बात की जाती थी कि महर लड़कियों का बहुत हैवी होता था ताकि वो एक प्रेशर रहे कि मतलब लाइक एक तरह से महर जो था वो लड़का देता था, न कि लड़की देती थी। बट महर जो है वो जो डॉवर था वो डाउरी में कन्वर्ट हो गया है। तो अब जो सोचिए तो इकरारनामा और ये सब तो एकदम एक ख्वाब ख्याल हो गया है ना लोगों के लिए ये सारी चीजें। डाउरी और महर की भी रकम बहुत ही नॉमिनल हो गई है। 500 जो 500 दिनार की बात थी, फातमी महर जिसको कहते हैं कि 500 दिनार, यानी कि वो दिनार सोने की 500 दिनार। तो अब अगर आप उसको कैलकुलेट करिए रुपए में कितना जाएगा, बट क्या होता है लोगों ने 500 इंडियन रुपीस में वो महर मुकर्रर करना शुरू कर दिया। और वो भी क्या होता है जिंदगी में ही अपने महर को माफ करा लिया जाता है। कि ये सारी चीजें तो मतलब बहुत सारी मुश्किलें हैं। ऑब्वियसली मैम, महर की क्या वजह है कि लड़कियां ज्यादा डिमांड नहीं करती शर्म की वजह से? और क्या क्लॉज है कि मतलब कितने तक का, क्या हम सामने? देखिए इसके कोई मिनिमम एंड मैक्सिमम महर की नहीं, जैसे कि ब्रिटिश कोर्ट सिस्टम में भी है। जस्टिस अमीर अली का एक कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमने देखा था, तो उसमें भी था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम महर का कोर्ट में बराबर आता था। क्या मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि क्या मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम में लोग लाख लाख तक पहुंचते। तो उस दौर में जमींदार और ये उन लोगों की फैमिली में तो देखा ही। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम महर का कोई अमाउंट नहीं है। लोग मिनिमम ज्यादा फिक्स कर देते हैं, मैक्सिमम पे जाते ही नहीं है। आज की भी डेट में 11,000, 25,000, 17,000 ये महर होता है। कुछ भी नहीं है। मतलब आप सोचिए शादी में उस वक्त नाश्ते पानी में भी उतना खर्च नहीं होता है। मैम महर का एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि इनकेस अगर उसका महर का मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट महर का है वो एक्चुअली नहीं है इन प्रैक्टिस में, जो कि होना चाहिए उसको पावरफुली। मैम अब एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अगर हम देखें कि 10 या 20 साल बाद या जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपको क्या लगता है वो किस लिए हमें याद रखेगी? हमारी जनरेशन को जो हमें लगता है कि 10-20 साल के बाद याद करेगी, हम लोगों ने वो सारी चीजें, हम लोगों ने वो जो स्टीरियोटाइप, जो सारे चैलेंज थे उनको कहीं ना कहीं ब्रेक करना शुरू कर दिया। हमने उनके लिए रास्ते की शुरुआत कर दी, तो अब उनके लिए राहें बहुत आसान हो जाएंगी ना। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हम लोग पहली बार मैं निकली तो नकाब नहीं ओढ़ी, ये नहीं की। फिर आने वाली जनरेशन के लिए बहुत नॉर्मल चीजें हैं। हमारे जमाने में वो चीजें बहुत नॉर्मल नहीं थी। हम कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करते हुए एक तरह की, कुछ लोगों के लिए डेविएटेड थे, कुछ लोगों के लिए मतलब एक था रिबेलियस थे। ये सारी चीजें थी, लेकिन आज की डेट में वो बहुत नॉर्मल चीजें हैं और आने वाले सालों में तो कितनी नॉर्मलाइज हो जाएंगी ये सारी चीजें। ये तो है मैम, और यही चीज है कि ये सब जो भी मुद्दे हैं मैम, इन सब चीजों को कैसे हम बता सकते हैं लड़कियों को कि आप ज्यादा से नहीं, मतलब आप ऐसा अमाउंट महर में लीजिए, या निकाहनामे को पढ़िए या इकरारनामे को पढ़िए, समझिए उनके क्लॉज, समझिए क्या है। देखिए एक अच्छी जो मतलब एक तरह की पीसफुल शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई फाइनेंशियल ग्राउंड पर या पैसे पर तो कोई रिश्ते की बुनियाद पड़ नहीं सकती है। लेकिन अगर मतलब कि जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम चल रही है, डाउरी की ये सारी चीजें चल रही हैं, तो अगर क्योंकि बहुत सारी डिमांड भी होती है ना डाउरी की, लोग हमें पता नहीं, यू नेवर नो कि किसने डिमांड किया, किसके मतलब बहुत सी दहेज हम देख रहे हैं किसी की शादी में, तो वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं या मजबूर होकर दे रहे हैं। तो ऐसी शादी में तो जरूरी है कि महर का अमाउंट बहुत हैवी रखना चाहिए ताकि वो काउंटर कर सके, और उसका पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, सारी चीजें कंपनसेट कर सके। और एक नया तरह के प्रेशर होगा लड़के पे भी प्रेशर होगा कि ऐसा नहीं कि आपने किसी को करोड़ों की दहेज लिया, सब कुछ लिया और लड़की को आप छोड़ देंगे और लड़की तो कहीं की नहीं रहेगी। क्योंकि जो ओवरऑल जो लाइफ जो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो लड़की की होती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी लड़कियों की सेकेंड मैरिज, डिवोर्सी का टैग, जो वो सारी चीजें ना, वो एक स्टिग्मा के तौर पर, लड़के के लिए कोई नहीं है। लड़के के लिए हम दूसरे दिन सिंपैथी दिखाने, अरे बेचारी इसकी बीवी ने छोड़ दिया, या हम उसके लिए सिंपैथी दिखाने लगते, अच्छा बेचारा इतने जवानी में उसकी बीवी खत्म हो गई, अब कैसे रहेगा, इसकी जल्दी से शादी कर। तो कभी लड़कियों के लिए हम इस तरीके के सिंपैथेटिक वर्ड नहीं सुनते। तो एक लड़की की पूरी लाइफ खत्म हो रही है। एक शादी के साथ लड़की के दूसरे रास्ते हमेशा के लिए क्लोज हो जाते हैं। तो वो कंपनसेशन होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में कंपनसेशन का मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से स्पेस है कि अगर किसी का कोई लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट कैसे किया जाए।
सो इसी के साथ मैम हम अपनी ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और इन मुद्दों पर बात की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आज के टाइम में हो जाते हैं। तो हमने जिस तरीके से एक्सेस की बात की, विमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात की, उन खामोश एक्सपेक्टेशन की जो अक्सर डॉक्यूमेंट्स में ही लिखी होती है लेकिन हम उसे असल ज़िंदगी में नहीं देख पाते। तो इसी के साथ मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट शो। थैंक यू तुबा, थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि हमारी ऑडियंस और कुछ नए सवाल लाएंगे जिससे हम और नए मेहमानों को लाकर उस चीज़ पर चर्चा कर सकें। सो थैंक्स अ लॉट मैम अगेन।